Describe helium neon laser. Show laser transition on the energy level diagram. Describe expression for the gain coefficient. तो अभी हम देखेंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या है और उसके लिए हम कैसे करंट गेन को हम निकाल सकते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र के आने से पहले हम जो वर्क करते थे वो रूबी लेज़र का था। तो रूबी लेज़र एमिट लेज़र लाइट इनटू पल्सेस। रूबी लेज़र जो लाइट एमिट करती थी वो इन फॉर्म ऑफ पल्सेस करती थी। टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव पल्सेस इज़ अबाउट 1 to 10 माइक्रो सेकेंड। और इसमें जो टाइम था पल्सेस का, एक पल्स से दूसरी पल्स जाने का, वो वेरी करता था 1 से 10 माइक्रो सेकेंड्स के बीच में। दैट इज़ नो कंटिन्यूस वेव वेयर एज हीलियम नियॉन लेज़र एमिट अ कंटिन्यूस वेव। हमको जो रूबी लेज़र में मिलती थी वो वेव कंटिन्यूस नहीं थी, वो डिसकंटिन्यूस थी। मीन्स वहाँ पे कोई टाइम का गैप आ जाता था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी वो हीलियम नियॉन लेज़र से सही हो गई और हीलियम नियॉन लेज़र में हमें कंटिन्यूस वेव मिलने लगी। हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ टाइप ऑफ गैस लेज़र। ये एक टाइप है गैस लेज़र का, हैविंग मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस। और इसमें हीलियम और नियॉन गैसेस का मिक्सचर का हम यूज़ लेते हैं, जहाँ पे हीलियम गैस जो है वो हीलियम और नियॉन गैस का जो रेशियो है वो 9:1 है। मींस हीलियम गैस ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ करते हैं, जो 9 टाइम्स होती है नियॉन गैस के। इज़ यूज्ड एज अ लेज़र मीडियम। और यही जो गैस है हीलियम नियॉन गैस, वो हम एज अ लेज़र मीडियम यूज़ करते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र ऑपरेट एट अ वेवलेंथ ऑफ 6328 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ के रीजन में ये जो हमारा लेज़र है वो ऑपरेट करता है। और एज वी ऑलरेडी नो कि जो लेज़र होता है वो स्टिमुलेटेड एमिशन में ही वर्कआउट करता है। तो इतना वेवलेंथ में हमको हमको लेज़र लाइट मिलती है। यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले लिया और इसकी वन साइडेड जो है वो फुली सिल्वर्ड मिरर यूज़ किया है। मीन्स ये फुली जो है वो मिरर है वो फुली सिल्वर्ड है, कवर्ड है। एंड जो सेकंड हमने जो मिरर यूज़ किया है वो पार्शियली सिल्वर्ड है। मीन्स कुछ पार्ट इसका कवर्ड रहेगा और कुछ पार्ट इसका कवर्ड नहीं रहेगा। बीच में हमने यहाँ पे लिया है हीलियम प्लस नियॉन। दो गैसेस हमने यहाँ लिए, हीलियम एंड नियॉन गैसेस हमने यहाँ फिल किया। हीलियम का जो और नियॉन का जो रेशियो है वो 9:1 के रेशियो में लिया है। और इसको हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये जो ब्लू डॉट है वो हीलियम गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पेन से जो डॉट है वो नियॉन गैस के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो ब्लू डॉट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में, बिकॉज हम हीलियम का जो रेशियो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। Let us discuss working. High voltage DC supply produces energetic electrons that travel through the gas mixture. हम यहाँ हाई वोल्टेज, जो यहाँ पे हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स यूज़ किया है, इस वोल्टेज सोर्स की हेल्प से हमें हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लिया है, ये जो कनेक्ट किया है हमने इस सिलेंडर से, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ से इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे जो गैस थी वो ये इलेक्ट्रॉन इस गैस से जाके कोलाइड करेगा और इस गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देगा इनिशियली। तो हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई प्रोड्यूसेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स दैट ट्रैवल थ्रू द गैस मिक्सचर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आएगा वो यहाँ पे किस में चला जाएगा, इस कंटेनर में चला जाएगा जहाँ पे हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है। Energetic electrons collide with helium and neon atoms and excite them to metastable state। और जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो उस वोल्टेज सोर्स की वजह से आया, वो हीलियम्स और नियॉन एटम को एक्साइट कर देगा और कहाँ पे उनकी मेटास्टेबल स्टेट पे पहुँचा देगा, जो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली अबाउट द ग्राउंड स्टेट। डायग्राम में हम देखते हैं, ये रहा, ये हीलियम था, हीलियम का ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पे ये नियॉन है और ये उसका ग्राउंड स्टेट है। अब ये जो हीलियम है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे
इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जब हीलियम एटम से स्ट्राइक करेगा तो वो हीलियम एटम को एक्साइट कर देगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और ये इसका मेटास्टेबल स्टेट है। हीलियम का ये मेटास्टेबल स्टेट है जो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ये हमारे पास नियॉन है, और नियॉन का जो मेटास्टेबल यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा नियॉन को टू 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मेटास्टेबल स्टेट है नियॉन का। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इधर जो है हमारे पास वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स दैट 0.05 जो है वो एनर्जी नियॉन की ज़्यादा है, और उसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ पे जा रहा था, तो हमें मालूम है कि जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और नियॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है 10। सो हीलियम जो है वो जल्दी एक्साइट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो हीलियम को जल्दी एक्साइट कर देगा, और नियॉन को टाइम लगेगा। सो हीलियम अपने मेटास्टेबल स्टेट में पहले चला जाएगा, और बहुत टाइम के बाद जो नियॉन को टाइम लगेगा अपने मेटास्टेबल स्टेट में जाने पे। हीलियम यहाँ से एनर्जी लेकर एक्साइटेड अपने मेटास्टेबल स्टेट में चला जाएगा, और उसके बाद ये जो हीलियम एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और वो रैंडमली मोशन करने लगेंगे। तो यहाँ पे इस कंटेनर में जो नियॉन एटम होंगे वो नियॉन एटम क्योंकि उनका मास ज़्यादा है, तो ये नियॉन एटम अब जो एक्साइट होंगे वो हीलियम एटम एक्साइटेड हीलियम एटम की वजह से होंगे। ये हीलियम एटम जो एक्साइटेड थे वो इन नियॉन एटम को एक्साइट कर देंगे, और जिसकी वजह से नियॉन भी अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो हीलियम एटम एक्साइट हुए जो इनिशियली वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से, लेकिन क्योंकि नियॉन का मास ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन से एक्साइट तो होंगे लेकिन उनको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो हीलियम एटम ऑलरेडी अपने एक्साइटेड स्टेट में आ गए थे वो कोलाइड करेंगे नियॉन एटम से, और नियॉन एटम अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी होता है मेटास्टेबल स्टेट का वो हीलियम का हमको कम मिलता है, और नियॉन का हमको ये जो एनर्जी होती है मेटास्टेबल स्टेट की वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हीलियम मेनली एक्साइट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, जबकि जो नियॉन है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में आता है बाय द एक्साइटेड हीलियम एटम। जो यहाँ से हमारे पास एक्साइटेड हीलियम एटम है वो अपना एनर्जी इस नियॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, नियॉन के एटम को, जो ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट पे ट्रांजिट करता है। The helium atom also excite neon atom by the collision to the metastable state. The excess energy 0.05 electron volt is obtained from the kinetic energy. तो ये जो excess energy आई थी नियॉन की वो इस वजह से आई थी क्योंकि जो नियॉन एटम है वो एक्साइट हो रहे हैं ड्यू टू एक्साइटेड हीलियम एटम। When an excited neon passes spontaneously from metastable state at 20.66 electron volt to state at 18.70 electron volt, it emits a photon of wavelength 6328 angstrom. अब इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में थे नियॉन के वो एक्साइटेड हीलियम एटम की वजह से ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में चले गए। अब मेटास्टेबल स्टेट में जाने के बाद ड्यू टू अब जितना टाइम वो मेटास्टेबल स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड तक वो यहाँ रुकेंगे, उसके बाद ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो जो इनिशियल एमिशन होता है दैट मीन्स दैट ये जो हमारा एमिशन हो रहा है यहाँ पे ये वाला एमिशन, ये जो एमिशन है ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन कितना वेवलेंथ पे 6328 एंगस्ट्रॉम पे हो रहा है, 6328 एंगस्ट्रॉम पे ये एमिशन हो रहा है। नाउ ये जो एमिशन हो रहा है इसकी वजह से फोटोन रिलीज़ हो रहा है और ये जो हमें लाइट मिलती है वो रेड कलर में मिलती है। सो यहाँ से जो एमिट हो रहा है वो क्या होता है, फोटोन एमिट हो रहा है ना। सो जब ये नियॉन से जब फोटोन का एमिशन हो जाएगा तो ये जाके टकराएगा इस पार्शियली सिल्वर्ड मिरर पे, यहाँ टकराएगा वो फोटोन। यहाँ टकराने के बाद वो वापस से इसी कंटेनर के अंदर स्ट्राइक होता रहेगा। यहाँ पे भी हमने फुली सिल्वर्ड मिरर है तो बाहर नहीं जाएगा, वो वापस से वो फोटोन इसी के अंदर कोलाइड करेगा। और ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एक्साइटेड फोटोन, जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोटोन आके स्ट्राइक करता है उसमें जो हमें अब जो एक फ़ोटोन था
एक फोटोन जिसकी वजह से जो नियॉन के एक्साइटेड एटम थे वो लोअर स्टेट में आ गए, मींस E3 में आ गए बाय एमिशन ऑफ 2 फोटोन। अब जो फोटोन उसने एमिट किया है वो कितने फोटोन है, 2 फोटोन है। फिर ये 2 फोटोन जाएंगे कंटेनर में और उस कंटेनर में जाने के बाद फिर से ये कोलिजन करेंगे और कोलिजन की वजह से अब 2 फोटोन के साथ अगले नेक्स्ट टाइम 4 फोटोन्स निकलेंगे। ऐसे करके हमारे पास लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो यहाँ पे हमको लेज़र लाइट मिलती है ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जो फोटोन स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जाता है वो कोलिजन की वजह से, जो कोलिजन करता है एक्साइटेड एटम से नियॉन के, उसकी वजह से जो हमें लाइट मिलती है वो लेज़र लाइट मिलती है। और वो उनका जो वेवलेंथ होता है वो भी 6328 एंगस्ट्रॉम, इसका भी होता है 6328 एंगस्ट्रॉम। When an excited neon passes spontaneously from metastable state at 20.66 electron volt to state at 18.70 electron volt, it emit a photon of wavelength 6328 angstrom. This photon move back and forth between the 2 reflecting ends of the tube and stimulate all the excited atoms. Finally, we get a laser beam from transition E4 to E3 और E4 से E3 ट्रांजिशन के वक्त हमें लेज़र बीम मिल जाती है। Now next we are solving the rate equation of population inversion in helium neon laser. If it is asked then we can write this. So initially हम ले लेते हैं कि जो हीलियम है उसमें ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है n0 डैश और एक्साइटेड स्टेट में है n2 डैश। नियॉन में ग्राउंड स्टेट में n0 और मेटास्टेबल स्टेट में है n2 एंड यहाँ पे एक और बीच में स्टेट आएगा जहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, उसको हम यहाँ ले लेते हैं n1। रेट ऑफ चेंज ऑफ n2 ड्यू टू द एक्साइटेशन और एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम हीलियम। यहाँ देखना n2, ये रहा n2 कहाँ है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट। अब ये नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मेटास्टेबल स्टेट कहाँ पे, ड्यू टू एक्साइटेशन एंड ट्रांसफ़र, एक्साइटेशन और ट्रांसफ़र की वजह से आ रहे हैं। तो कैसे आएंगे देखना। फर्स्ट तो यहाँ पे होगा कि जो एटम्स यहाँ पे रहेंगे वो आकर इनको एक्साइट कर देंगे। जो ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ़ एटम्स है हीलियम के उनको क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे। सो यहाँ पे है n2 डैश और वो यहाँ पे क्या होगा n0। सो रेट जो चेंज होगा n2 में वो पहले किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे हीलियम के आकर, एक्साइटेड हीलियम एटम्स आकर इनिशियली नियॉन के एटम्स को एक्साइट कर देते हैं, उस पर n2 का डिपेंडेंसी होगा। सो r यहाँ पे कांस्टेंट है तो r n0 n2 डैश, r n0 n2 डैश। सो यहाँ पे है n0 और ये रहा n2 डैश के कितना एक्साइटेड हीलियम एटम्स आके इस n0 को एक्साइट कर देंगे, जिसकी वजह से n0 चला जाएगा इस पे 3s2 पे। तो इस पे डिपेंड करेगा माइनस शोज डिक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ डिके, r e की पावर माइनस डेल्टा e अपॉन KT n0 डैश n2, ओके, n0 डैश n2। अब यहाँ पे जो इनिशियली हमारे पास ये नंबर ऑफ़ एटम्स थे n0, अब जब n2 है यहाँ पे जो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इस अगर यहाँ पे आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक्साइटेड हीलियम एटम्स थे उन्होंने अपना एनर्जी n0 को दिया। अभी n0 क्या हुआ, एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे चले गए। वापस से जो यहाँ पे हमारे पास थे ये वाले एटम्स, एक्साइटेड हीलियम एटम्स, वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ सकते हैं। एक्साइटेड हीलियम एटम जो अब n2 है वो वापस से कहाँ आ सकते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट पे। तो कैसे लिखेंगे, माइनस r e डेल्टा e अपॉन KT n0 डैश और n2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेल्टा ई क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का चेंज क्या होगा, ये वाला हीलियम का माइनस नियॉन का, तो हीलियम का माइनस नियॉन का। तो ये वैल्यू हम ऑलमोस्ट 1 के इक्वल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको 1 ले लेते हैं हम। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, dn2 dt एक्साइटेड इक्वल्स टू r n0 n2 डैश, और इसको हम 1 नहीं 0 ले लेते हैं ऑलमोस्ट, ओके। डेल्टा ई को पूरा हम 1 सेकेंड, ठीक है। सो r n0 डैश और n2, ओके। सो ये वाला जो टर्म है सेकंड वाला टर्म, वो सेकंड वाला टर्म क्या है, जो एक्साइटेड एटम हीलियम के एक्साइटेड एटम जो
नियॉन के एटम्स को जिन्होंने एक्साइट किया था वो हीलियम के एक्साइटेड एटम वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे चले गए, तो उनके लिए ये, ठीक है। नाउ सो N2/Nt एक्साइटेशन किन की वजह से, इन हीलियम एटम की वजह से, इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, रेट ऑफ चेंज इन N2 dN2/dt। ये रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इस एटम की वजह से, जो इसकी वजह से, इन एटम्स की वजह से, हीलियम वालों की वजह से, और सेकेंडली कब, जब ये N2 वापस से क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। N2 यहाँ पे जो एटम्स वो आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड जो डिके होंगे। सो dN2/dt एक्साइटेशन माइनस R2N2, क्योंकि अब ये क्या है, डिके रेट है, डिके रेट ऑफ N2 ड्यू टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, तो उस स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो डिके हो रहा है वो। पुट द इक्वेशन 2 and 3, हमें इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे, उनका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली अब जैसे हमने N2 के लिए निकाला वैसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, N2 के लिए रेट ऑफ चेंज। N2 क्या है, ये वाला एटम, ये रहा N2। अब N2 में क्या क्या हो रहा है, पहले तो ये जो हीलियम है यहाँ से जो एटम है वो एक्साइट होके ऊपर जा रहा है, फिर इधर इस N2 पे वो एटम यहाँ पे जा रहा है, इस नियॉन को क्या करना है, एक्साइट करना है ना, नियॉन से कोलिजन करना है। सो ये एक्साइटेड एटम नियॉन का कोलिजन करेगा, और या फिर ये एक्साइटेड एटम डी एक्साइट होके वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो 3 प्रोसेसेस होंगे इन केस ऑफ N2। सो N2 के 3 प्रोसेस क्या है, dN2/dt एक्साइटेशन, यानी कि वो जो ग्राउंड लेवल था N0- वो वापस N2 पे जाना, प्लस N2/dt इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट की वजह से, और फिर क्या होगा, डिके की वजह से। एक्साइटेशन का मीन्स है उनको एक्साइट करना, ये जो हमारे पास ये एटम है इनको, इन एटम्स नियॉन वालों को एक्साइट करना है। N2 जो है नियॉन एटम को जो एक्साइट करेगा वो। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, ये जो इनका होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट यानी कि फ्रॉम एनर्जी लेकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ dN2/dt हम निकालेंगे। सबसे पहले एक्साइटेशन निकालते हैं। सो वो एक्साइटेशन किसके इक्वल होगा, -R N2-N0, क्योंकि ये जो एटम है N2- वो जाकर वहाँ के N0 को एक्साइट कर रहे हैं, तो -R N2-N0 प्लस R N2-N0-, ठीक है। और फिर वो जो एटम है वो इस अगर वो एक्साइट हो गए, मान लो ये एटम थे, इन्होंने इसको एक्साइट कर दिया N0 को, ठीक है, यहाँ पे इन एटम्स ने इसको एक्साइट किया, बाद में ये वापस से क्या हो गए, N2 पे आ गए। अब जो N2 में है वो वापस से डी एक्साइट होकर इस ग्राउंड स्टेट पे आ सकते हैं। ये एटम डी एक्साइट होकर हीलियम वाले वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएंगे। सो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, R N2-N0-, ठीक है। dN2/dt इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, K1N0- माइनस K2N2-, यानी कि यहाँ से एक्साइट होके यहाँ जाना और वापस यहाँ से डी एक्साइटेशन हो जाना। सो K1N0- माइनस K2N0- एंड dN2/dt डिके, अब जो डिके हो रहा है उसका रेट हम ऐसे लिखेंगे, dN2/dt करेंगे तो इन सब का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्टेडी स्टेट में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये सारा वैल्यू यहाँ पे हमने जो भी था उसको 0 के इक्वल किया। यहाँ से हमने N2- का वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली हमने, ये तो था रेट ऑफ चेंज ऑफ N2-, पहले हमने इक्वेशन नंबर 4 में निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ N2। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 है इक्वेशन नंबर 4 से, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम N2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये N2 अगर हमको चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ एटम थे एक्साइटेड मेटास्टेबल स्टेट में जहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन अकर हुआ, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से N2- का वैल्यू, ये जो पूरा N2- का वैल्यू है वो हम यहाँ रख देंगे और इसको हम रीअरेंज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ करंट में लिखेंगे तो N2 को हम लिख सकते हैं AI/1 + BI, और N2- को लिख सकते हैं CI/1 + BI। एक्चुअली हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं। गेन कोएफिशिएंट हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, Gν = सिग्मा न्यू N2 - G2/G1 N1। यहाँ पे सिग्मा जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इन दिस फॉर्म, इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ Gν = सिग्मा न्यू
ए वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे N2 की करंट वाली, AI/1 + BI माइनस G2/G1, और यहाँ पे जो N1 रहेगा वो कांस्टेंट ही है, सो कांस्टेंट I इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अल्फ़ा कॉमा बीटा इज़ कांस्टेंट, सो इट इज़ रिटर्न एज G = αi 1 + βi माइनस बीटा आई। सो ये हमारे पास आ जाएगा गेन कोएफिशिएंट, और यहाँ पे सिग्मा न्यू की वैल्यू है λ² A/8 पाई न्यू स्क्वायर।